तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा था कि किन किन रिएक्शंस के अंतर्गत हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। तो अभी हम लोग इस चीज को देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, और अगर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि मैक्सिमम टाइम्स पे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कहता है कि व्हिच वन विल बी मोर रिएक्टिव। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनिल कार्बन एज ए फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जबकि कीटोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कीटोन्स के अंदर भी कार्बोनिल कार्बन पाया जाता है। तो चूंकि दोनों के अंदर जो उनके फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक समान होते हैं, फिर भी इन दोनों की रिएक्टिविटी में क्यों कंपैरिजन होता है, क्यों इनके बीच में जो है वो कम या ज्यादा, एक ज्यादा रिएक्टिव होता है और एक कम रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड में अगर हम लोग देखें तो RCHO इस तरह से होता है, जबकि कीटोन्स की जो बात होती है वो RCO बॉन्ड R डैश, जहां पे R और R डैश एक बराबर भी हो सकते हैं, जबकि R और R डैश जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये R जो है वो एक एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, ये भी R और R डैश क्या है, एल्किल ग्रुप है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा है जिसके अंदर R की जगह पे अगर H लगा हुआ हो तो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप का कंपाउंड बनता है, जबकि कीटोन्स में ऐसा नहीं है। सिंपल से सिंपल कीटोन बनने के लिए उसमें 3 कार्बन होना आवश्यक है, जबकि एल्डिहाइड में केवल 1 कार्बन से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा उसके अंदर एक इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा। तो पहला रीजन हम लोग इसी पे देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है उसकी तुलना कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की किसी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए, तो उसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर, यानी जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है इसके कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कितना फास्ट होगा, कितना तेज होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस कार्बन के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मान लो कि ये एल्किल ग्रुप लगा है और यहाँ पे H लगा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती हैं। ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती हैं। दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल सराउंड्स दिस कार्बन एटम, दिस कार्बोनिल कार्बन। तो दे विल ट्राई टू डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन। ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप अटैच है, ये एल्किल ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन के सराउंडिंग में आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन की जो पॉजिटिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो ऐसे में न्यूक्लियर
न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में जो अट्रैक्शन क्रिएट होना चाहिए इस कार्बन के द्वारा, वो अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है वो स्लो हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो रेंडमली आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि उनको दिख रहा है कि एक हायर पॉजिटिव चार्ज है और हायर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सीधे के सीधे अटैक कर सके। तो अगर कोई एल्किल ग्रुप अटैच हुआ तो कार्बन की पॉजिटिविटी क्या होगी, डिस्पर्स होगी, कम होगी, और पॉजिटिव जब पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा वो स्लो हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, HCH डबल बॉन्ड O, तो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब नहीं होगा तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये डिस्पर्स नहीं होगा, तो जब ये चार्ज डिस्पर्स नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो न्यूक्लियोफाइल्स डायरेक्टली कार्बन पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो सबसे पहला जो कीटोन है, पहला मेंबर कीटोन का है, उसमें दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। ये दोनों एल्किल ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इस तरह से इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिस्पर्स होगा, तो न्यूक्लियोफाइल्स की अटैकिंग स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल्स का जो अटैक होगा वो स्लो होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। मतलब अगर इसको हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एल्किल ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो स्लो हो जाएगा। तो ऐसे में इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एल्किल ग्रुप इसी चीज को लिख सकते हैं कि एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल एटम, attached to the carbonyl atom are electron releasing group and shows plus I effect। ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ड्यू टू दिस इफेक्ट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन disperse, due to which nucleophilic attack become slow and the reactivity of compound डिक्रीज। जो रिएक्टिविटी होती है कंपाउंड्स की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो अब सिंपल सी चीज हो गई कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसके अंदर कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड जिसके अंदर एक एल्किल ग्रुप है, और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, कीटोन से जिसके अंदर दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। तो पहला रीजन यही हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं इसमें अगर एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो कार्बोनिल कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो हो जाता है, और इसलिए उनकी रिएक्टिविटी भी जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो जब रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, रिएक्टिविटी जब पॉजिटिव चार्ज स्लो हो जाएगा तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। इसका मतलब जिसके साथ जितने ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे हुए होंगे वो सबसे स्लो रिएक्टिव
होगा। दूसरी चीज जो हम लोग बात करेंगे, बिठा लेते हैं इसको, दूसरा जो रीजन है इनके रिएक्टिविटी में कंपेयर करने का वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? देखो एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो बल्की ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप होने के कारण ये कार्बोनिल कार्बन के चारों तरफ एक शील्ड जैसा बना लेते हैं और ये शील्ड जो होगी वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स को रोकती है। ये शील्ड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स को रोकती है, तो जो शील्ड जैसा कार्बोनिल कार्बन के चारों तरफ बन जाता है उसी को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दूसरी चीज जो होगी वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके आधार पर हम इनके रिएक्टिविटी की तुलना करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, इस स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर इनके हम रिएक्टिविटी की तुलना करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो साइज है, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। एल्किल ग्रुप की जो साइज होती है वो हाइड्रोजन की तुलना में कैसी होती है? ज्यादा होती है। एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो लार्जर होते हैं हाइड्रोजन एटम के और इसीलिए ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। therefore these alkyl group hindered the carbonyl carbon from the nucleophile या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में वो अवरोध खड़ा करेंगे, जिससे न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं और इस वजह से भी इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, ये कार्बन टोटली खुला हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन अगर एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप है जो कि एक बल्की ग्रुप है और ये इसके पथ को क्या करेगा? हिंडर करेगा, जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल्स को आने से रोकेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स के अंदर दो एल्किल ग्रुप है और ये दोनों एल्किल ग्रुप मिलकर के क्या करेंगे? कार्बोनिल कार्बन के पथ को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे और जिससे न्यूक्लियोफाइल को पथ नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अटैक नहीं करने पाएगा। तो इस वजह से भी इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है। अगर डाई आइसोप्रोपिल कीटोन की बात करें, CH3 का होल ट्वाइस CH और CH3 का होल ट्वाइस CH, अगर इस तरह से हम लोग देखें ये डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी क्योंकि इस पे 4 एल्किल ग्रुप लग गए। डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन की रिएक्टिविटी जो होगी वो और स्लो हो जाएगी। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो घटती चली जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसी क्रम में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम लोग बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो वैसे भी एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड and ketones are generally less reactive than their analogous aliphatic
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो सामान्यतः लेस रिएक्टिव होते हैं उनके एनालॉगस एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन से। जैसे अगर बेंजील्डिहाइड की बात करें हम लोग, तो बेंजील्डिहाइड ध्यान से देखें, ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ लगा है हाइड्रोजन, तो ये बेंजील्डिहाइड है। और अगर बेंजील्डिहाइड का हम लोग रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखें, रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे हम इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह से ये बॉन्ड लगा लेते हैं, 3 बॉन्ड है, तो पक्का ये बॉन्ड जो होगा वो इस कार्बन के लिए ब्रेक करेगा और ये इस ऑक्सीजन के लिए। तो अगला जो हमको रेजोनेंट स्ट्रक्चर मिलता है, ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये बॉन्ड तो इसके लिए हो गया, तो क्या कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हुआ तो क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर देखें तो ये कार्बन जो हुआ ये कैसा हो गया, ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, यहाँ का जो कार्बन होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके इस पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाता है, तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, ये चार्ज सेटअप हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, लेकिन ये कार्बन जो था वो पॉजिटिव हो गया, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाता है और जब इस तरह से देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और ये बॉन्ड क्या होगा, सॉरी सी बॉन्ड एच ओ और ये ऑक्सीजन कैसा है नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी जो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बेंजीन रिंग में, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल ग्रुप का, ये डिक्रीज कर दे रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ये आ जा रहा है या ये आ रहा है, इससे कार्बोनिल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है और इसीलिए ये लेस सस्पेक्टेबल होता जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, किसकी तुलना में, एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजील्डिहाइड जो है C6H5CHO, दिस इज लेस रिएक्टिव देन एस्टोफिनॉन C6H5CO C6H5 और इट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजोफिनॉन CO C6H5। ये एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन, और ये बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन, ये लेस रिएक्टिव होता है, जबकि ये बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड। तो ये रीजन है इनकी लेस रिएक्टिविटी का, जो जिस कारण से हम लोग ये कंपेयर कर रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आइए हो गया, इसको उठा लेते हैं और अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कौन कौन सी ऐसे रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो अभी इसके पहले तक हम लोगों ने ये देख लिया कि किस टाइप के रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी कैसी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। हम लोगों ने ये भी बात कर लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करने की क्षमता होती है वो किस कारण से होती है, कार्बोनिल कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या पोजीशंस होती है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। हम लोगों ने ये भी बात किया कि अगर कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल्स होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स किस कंडीशन में एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्शन
करता है, कैसे हम लोग एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं। तो अब ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिएक्शंस का, जिसके द्वारा हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन्स पे हम HCl या हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, both aldehyde and ketones react with hydrogen cyanide, react with hydrogen cyanide to give साइनोहाइड्रिन। क्या बनाएंगे ये? साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। क्या रिएक्शन होती है? देखो, रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो है कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान से देखें, HCl के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ऐसी कंडीशन में साइनाइड जो होगा वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो होगा वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन जो होगा वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इससे होता क्या है, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो ये कार्बन होगा ये ऑक्सीजन के साथ लगा है और यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आएगा तो OH बनाया। दूसरी चीज जो अटैच होगी इस कार्बन के साथ वो होगी साइनाइड और ये बनेगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन जाता है क्योंकि साइनाइड ही जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से कार्बन कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो कोई भी एल्डिहाइड लेकर के रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस पे हमने रिएक्ट कराया HCl से, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C, यहां क्या जुड़ा H, यहां क्या जुड़ेगा H और यहां क्या जुड़ेगा OH और यहां क्या जुड़ जाएगा Cl। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलर वे में कीटोन्स भी जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। CH3C जहां पे हाइड्रोजन लगा था वहां क्या लगा देंगे CH3C डबल बॉन्ड O, और अगर हमने इस पे HCl से रिएक्ट कराया तो ये बना लेगा CH3 यहां क्या लगा Cl और यहां लगा क्या OH। इस तरह से क्या बन गया ये बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो C6H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और इस पे अगर हमने HCl से रिएक्ट कराया तो C6H5C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड Cl, तो क्या बन गया ये बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, या इसी बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को मेंडेलोनाइट्रेल कहते हैं। मेंडेलोनाइट्रेल।
तो इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। अब देखने की बात ये होगी कि कैसे ये मैकेनाइज होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये रिएक्शंस देते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाएं। इसको मिटा लेते हैं। देखते हैं HCl से जो रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, वो कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले क्या चीज होगा। तो हमने इसके पहले भी ये चीज बताई थी कि किस तरह से होता है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखो HCl जो होगा, HCl ये OH आयन की प्रेजेंस में, OH आयन की प्रेजेंस में बनाता क्या है, H2O। ये H2O बना लेता है और ये साइनाइड आयन निकल जाता है। देखो यही जो साइनाइड आयन है, यही न्यूक्लियोफाइल है। क्या चीज है ये, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है, ये जो रिएक्शंस होती है, ये स्लोली होती है। अगर प्योर HCl लिया गया तो, प्योर HCl अगर लिया गया तो रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। इसलिए रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम इसका मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम कर देते हैं। बेसिक मीडियम कर देने की वजह से ये रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। और जब बेसिक मीडियम, जो यहाँ पे जो बेसिक मीडियम होगा उसमें जो बेस होता है वो कैटलिस्ट की तरह से इन्वॉल्व होता है, एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। तो ये जो बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को साइनाइड से डिस्प्लेस करा लेता है और वाटर बना लेता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हम इस बेसिक मीडियम को ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल जनरेटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक जनरेट करता है ताकि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सके। तो अब न्यूक्लियोफाइल आपका प्रिपेयर हो गया, रेडी हो गया। तो अभी क्या होना है कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, लेकिन कब, जब ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लिए ब्रेक कर देगा तो ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन जो होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। अब जो रिएक्शन होगी तो इस तरह से देखो, C यहां एक बॉन्ड, ये O क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव हो गया और यहां पे क्या जुड़ गया, Cn जुड़ गया, Cn जुड़ गया। अब इसी को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा लेते हैं और जब एसिड के साथ रिएक्ट करा लेंगे तो ये यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे Cn हो जाएगा। ये साइनोहाइड्रिन बना लेता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है, इससे साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो साइनोहाइड्रिन बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है। साइनोहाइड्रिन का यूज जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है और इसका प्रयोग जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में किया जाता है। खास तौर पे जैसे जितने भी आर्थोहाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, ये आर्थोहाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने में साइनोहाइड्रिन का यूज होता है। जैसे मान लो कि यूज ऑफ साइनोहाइड्रिन की अगर हम बात करें तो केवल एक एग्जांपल लेंगे। जितने भी हमने क्या बात किया कि हम लोगों ने देखा कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या एरोमेटिक्स में जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं उनको बनाने में, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनाने में, इन साइनोहाइड्रिन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O और इस पे हमने रिएक्ट कराया किससे, HCl से, तो बना क्या, CH3CH, यहां बन गया Cn और यहां क्या बन गया, OH, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। अगर इसी एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का हम हाइड्रोलिसिस कर दे, क्या कर दे, हाइड्रोलिसिस कर दे, H आयन की प्रेजेंस में H2O से रिएक्ट करा दे, तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। देखो CH3C, यहां क्या हो गया H, यहां क्या हो गया OH और Cn जो था वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है और इसे क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड। तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन से हमने क्या बना लिया, लैक्टिक एसिड। और कुछ करना भी नहीं है, हमें केवल एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। बहुत ही सिंपल वे है जिसके द्वारा हम लोग लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। अब
अगर इसी लैक्टिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दे और गर्म कर दे, इसको हीट कर दे, लैक्टिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसको गर्म किया तो इससे एक्रेलिक एसिड बन जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, एक्रेलिक एसिड बन जाता है। तो सोचो, जो साइनोहाइड्रिन हम लोगों ने एल्डिहाइड से बनाया था, उस साइनोहाइड्रिन के यूज के द्वारा हम लोग कई सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब सिंपल सी एक बात और देख लें, क्या चीज, कि अगर मान लो कि हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHC डबल बॉन्ड O, और इस पे हमने रिएक्ट कराया HCl से, बना क्या, CH3C, यहां पे क्या है H, और यहां लगा क्या Cn, और यहां लग गया क्या OH, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना। इसी एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन पे अगर NaH3 से रिएक्ट करा देते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो ये CH3CH, यहां लग गया क्या Cn, और यहां NaH2 अटैच हो गया। अब इसी पे अगर हम लोग HCl से रिएक्ट करा दें तो ये CH3CH COOH और NaH2 बन जाएगा। ये एलानीन है, एलानीन जो कि एक अमीनो एसिड है, एलानीन। तो एलानीन अमीनो एसिड्स है, बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलानीन के बारे में, एलानीन, गैलाइन, ये सारी जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनमें से एक जो है वो एलानीन है, और एलानीन अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो साइनोहाइड्रिन से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स संश्लेषित किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वेरी इजीली बनाए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग और भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का डिस्कस करना है। तो आप लोग इन सारी चीजों को देखिए और नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, फिर हम लोग और ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को एग्जांपल्स के रूप में लेके मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपने आप को अपडेट करते रहिए।